आइए हम लोग क्लास 6 हिंदी व्याकरण में लेसन 3 जिसका नेम है वर्ण विचार फोनोलॉजी। डिफिनीशन आपकी दी गई है, पेज नंबर 13 आप ओपन कर लीजिए, जो कि राइट साइड का पेज है। क्लास 6 व्याकरण में हम लोग देखते हैं भाषा की वहाँ छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है भाषा की वहाँ छोटी छोटी ध्वनि है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। इसका मतलब सबसे छोटा जो वर्ण है, जो ध्वनि है, उसे हम वर्ण कहते हैं। प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जब ये ध्वनियाँ लिखित रूप धारण कर लेती हैं तो इन्हें वर्ण कहते हैं। जो कुछ हम बोलते हैं जब उनको लिखित कर दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण के रूप में जान जाते हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य। प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है, जैसे आपका यहाँ दिया गया है। सागर दिया गया है, 6 ध्वनियाँ जिसमें मिली हुई हैं। विद्यालय दिया गया है, 9 ध्वनियाँ मिली गई हैं। मोर दिया गया है, 4 ध्वनियाँ मिली हैं। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्येक शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बना है। अब इन ध्वनियों को और टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाता, इनको और टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाता। ये सबसे छोटे टुकड़े हैं, अब इनसे और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। देखते हैं ये वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला यानी वर्णों की माला। जिस प्रकार से फूलों की माला होती है, मोतियों की माला होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम समझ सकते हैं वर्णों की भी माला होती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे फूलों का व्यवस्थित समूह फूलों की माला कहलाता है, मोतियों का व्यवस्थित समूह मोतियों की माला कही जाती है। ठीक वैसे ही वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के 2 भेद, स्वर और व्यंजन। ठीक है, पहला स्वर आइए हम देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है ऐसे वर्ण जिनको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, बोलने के लिए सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। इस प्रकार जो है अ, आ, इ, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर सबसे छोटा, दीर्घ स्वर उससे बड़ा, क्लोज स्वर उससे भी बड़ा। आइए हम लोग पेज नंबर 14 पर चलते हैं। पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 देखिए आप लोग। जैसा कि ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। आप लोग पेज नंबर 14 बुक ओपन करके ध्यान दीजिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, ऋषि। नेक्स्ट आपका है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कहने का मतलब ह्रस्व स्वर को बोलने में जितना समय लगता है ठीक उसका दुगुना समय दीर्घ स्वर बोलने में लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है।
ये क्या है, 7 होते हैं। ठीक है, यहाँ बुक में मिसप्रिंट हो गया है, 7 होते हैं। यहाँ देख लिए आ दिया है, आ ई उ ए ओ औ 1 2 3 4 5 6 7 दिया ना। नेक्स्ट आपका है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका चिन्ह हिंदी का 3, देखिए हिंदी गिनती का जो 3 है ठीक उसी प्रकार से, जैसे यहाँ सबसे सरल उदाहरण आपको दिख रहा है ओम। क्या दिख रहा है? ओम। ठीक है, प्लुत स्वर में सबसे आपका सरल उदाहरण जो है कि आप ओम को देखे हुए आप जानते हैं। नेक्स्ट आपका है वॉवेल्स मार्क्स, मात्राएं। देखिए क्या है, व्यंजनों के साथ प्रयोग करते समय स्वरों का स्वरूप बदल जाता है। व्यंजनों के साथ प्रयोग करते समय स्वरों का स्वरूप बदल जाता है। इन बदलते हुए स्वरूप को कुछ चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिन्हें मात्रा कहते हैं। जो कहने का तात्पर्य यह है, जो मात्राएं हमारी होती हैं वह व्यंजनों के साथ उपयोग की जाती हैं, और जब व्यंजनों के साथ उपयोग की जाती हैं तो व्यंजनों का स्वरूप जो है बदल जाता है। और व्यंजन के साथ जो कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, कहने का मतलब जो मात्राएं लगाई जाती हैं उन्हें हम, जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो हमारे मात्रा कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और, अ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। अ को छोड़ करके अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है, अ जो है वह सभी व्यंजन में मिश्रित होता है। यहाँ आपका स्वरों की मात्राएं फिगर आपका दिया गया, आप देख सकते हैं। विशेष आप देखिए, विशेष में ध्यान दीजिए आप लोग। र वर्ण के साथ उ तथा उ की मात्राएं वर्ण के बाद न लगाकर बीच में लगाई जाती हैं, जैसे र प्लस उ बराबर रू पया, रुचि र प्लस उ, रूठा रू। ये विशेष में आपका है, ध्यान दीजिएगा इसे आप। और आपका क्या है, अयोग व आफ्टर साउंड, बाद में बोले जाने वाले अंग और अह, ये दोनों ध्वनियाँ न तो स्वर हैं और न व्यंजन। ये न तो स्वर की श्रेणी में होते हैं और न ही व्यंजन की श्रेणी में होते हैं। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। आफ्टर साउंड, बाद में बोले जाने वाले होते हैं। इनमें पहला देखिए आप, अयोगवाह में पहला आपका है अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं अंग, कंगन। आप बोलेंगे और आप शांत मन से अपने आप को एकत्रित करके ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नाक से वास्तव में बोला जा रहा है कि नहीं। आप बोल करके प्रैक्टिस करके आप बार बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसका चिन्ह सिरों के रेखा के ऊपर बिंदु, यहाँ देखिए जैसा कि आपको दिखाया गया है, के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंत, संतरा, हंस आदि। अनुनासिक देखिए आप, इसके उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है। इन्हें चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ये जो अनुनासिक है आपका चंद्राकार बिंदु दिखाई दे रहा है, कि इसको जब हम बोलते हैं तो हवा जो है हमारे नाक और मुंह दोनों से निकलती है, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं नाद, साढ़, चांद। ठीक है, और इसी में आप देखेंगे व्यंजन। आप देखिए
यहाँ देखिए थोड़ा सा बुक में मिसप्रिंट हो गया है, हम आपको बता दे रहे हैं, आप मैच कर लीजिएगा। पेज नंबर 14 पर ध्यान दीजिएगा। अनुनासिक जो दिया गया आपका, अनुनासिक यहाँ तक बताया गया है, नाद 60 तक बताया गया, ठीक है, यहाँ से पूरा। लेकिन ये संभवतः, अतः, स्वतः, ये सब क्या है? ये तीनों शब्द जो हमारे विसर्ग हैं, ये तीनों शब्द हमारे विसर्ग हैं। क्या है? विसर्ग, जो कि शब्द के बाद में इनका उच्चारण किया जाता है, जैसे अतः, स्वतः, प्रातः, ठीक है, जो कि जैसा कि आपको ऊपर दिखाया गया यहाँ पे हमारा विसर्ग है। ये हमारा अनुस्वार हो गया, ये हमारा विसर्ग गया, ठीक है। इसको जब ये दोनों बिंदी हम लगाते हैं, इसका मतलब यह विसर्ग के रूप में हम जानते हैं। ये बाद में बोला जाता है, ह के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः। इसमें आपका दिया नहीं गया, हम आपको बता दे रहे, आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है व्यंजन। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, व्यंजन कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ है, ऐसे वर्ण जो बिना स्वर के यानी सहायता लिए बिना बोले नहीं जा सकते, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हम लोग पेज नंबर 15 पर चलते हैं। पेज नंबर 15 पर वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन, इन्हें निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया, आप देख सकते हैं। क वर्ग देखिए, च वर्ग देखिए, ट वर्ग देखिए, त वर्ग देखिए, प वर्ग देखिए। ये हमारे स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, ये अंतःस्थ और ये ऊष्म व्यंजन, ठीक है। व्यंजन के भेद, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन जैसा कि आपको बताया गया, यहाँ प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन आपको दिखाया गया है, ऊष्म व्यंजन आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आप लोग पेज नंबर 15 पर ध्यान दीजिए। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण कंठ, होठ, जीवा आदि के स्पर्श द्वारा होता है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य, ऐसे व्यंजन इनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो है मुख के अंदर विशेष स्थानों पर टच करती है, छूती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में क से प वर्ग तक सभी स्पर्श व्यंजन है। इन वर्गों की संख्या 25 होती है, जो इस प्रकार है। आपका दिया गया है क वर्ग, जो कि दिया गया है कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दांत से, और प वर्ग होठ से बोला जाता है। आप बोल कर देखेंगे, आपको समझ में आ जाए। जैसे प बोलिए प, देखिए होठ आपका सड़ा है, प। क बोलिए क, देखिए कंठ से आवाज आ रही है। आज जो अपने आप को एकत्रित करके साइलेंट करके आप ध्यान से बोलेंगे और अनुभव करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ बताने से कंफर्म नहीं होगा जब तक आप अपने साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे, आप संतुष्ट नहीं होंगे। जब आप बोलेंगे, अपने आप को अनुभव करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका अंतःस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा पूरी तरह मुख के किसी भाग को नहीं छूती, वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य का होता है। ये संख्या में 4 है, जैसा कि आपको बुक में यहाँ पे दिखाया गया ऊपर, ठीक है। आइए हम लोग चलते पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16, ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से उष्मा निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। यहाँ जैसा कि आपको दिया गया स, स, ह दिया गया है, आप ध्यान से दे दीजिए। संयुक्त व्यंजन, 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन के 4 रूप होते हैं। संयुक्त शब्द से आप समझ सकते हैं, ध्यान देंगे, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। संयुक्त का मतलब मिला हुआ, क्या? व्यंजन। यहाँ व्यंजन मिला हुआ है। कैसा कैसा व्यंजन मिला, कौन कौन सा व्यंजन, आप यहाँ देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क और स को मिलाकर छ से छतरी का निर्माण हुआ, त और र को मिलाकर त्र का, ज और या को मिलाकर ज्ञानी का, स और र को मिलाकर के स्र का निर्माण हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन देखिए क्या है, जब किसी स्वर रहित व्यंजन का उसी स्वर युक्त व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से उच्चारण किया जाता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका दिया गया है, देखिए आधा का पूरा मिला करके यहाँ पे सिक्का रक्का पक्का राइट है आपका। ठीक इसी प्रकार से ऐसे ये सब सारे शब्द हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट आपका है संयुक्ताक्षर। नेक्स्ट आपका है संयुक्ताक्षर, पेज नंबर 16 पर आप ध्यान दीजिए। संयुक्ताक्षर देखिए, संयुक्ताक्षर दिखाई दे रहा है आपको। संयुक्ताक्षर इस प्रकार से आप संयुक्त व्यंजन था इसी प्रकार से संयुक्ताक्षर भी संयुक्त अक्षरों का मिलान। कैसा मिलान देखिए, जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वहां पे संयुक्ताक्षर कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ स्वर रहित कोई व्यंजन होगा जो कि आधा होगा, स्वर रहित का मतलब आधा, और फिर अगला व्यंजन होगा स्वर सहित मतलब वह पूरा व्यंजन होगा। दोनों को मिलाकर के जो अक्षर तैयार किया जाता है उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए तुम्हारा, म देखिए आधा है स्वर रहित है, और ह जो है पूरा है स्वर सहित। ठीक है, इसी प्रकार से आगे सारे शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। आप बुक ओपन करेंगे आपको दिखाई देगा, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा हम आपको बताएंगे, आप बार बार ध्यान देकर सोचेंगे तो समझ आएगा। स्वर सहित व्यंजन जो कि पूरा रहेगा और स्वर रहित व्यंजन जो कि आधा रहेगा। ठीक है, स्वर देखिए, यंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद गले में स्वर यंत्र होता है। उच्चारण के समय इनमें कंपन होता है, इसके आधार पर वर्णों के भेद, इसके आधार पर वर्णों के दो भेद देते हैं। यहाँ देखिए थोड़ी सी नए शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, आप ध्यान देंगे आपको समझ में आएगा। हम बार बार आपको बताएंगे लेकिन आप ध्यान दीजिए। पेज नंबर 16 जो कि आपका लेफ्ट साइड का पेज है, ध्यान दीजिए। स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद गले में स्वर यंत्र होता है। जब हम बोलते हैं तो यंत्र जैसा उसे समझिए, उच्चारण के समय इसमें कंपन होता है। जब हम बोलते हैं तो गले में जो है कंपन होता है। इसके आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। देखिए सघोष वर्ण क्या है, जिन वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से बाहर निकलती है। जब हम बोलते हैं तो जो हवा हमारी है हमारे गले से जब बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होता है, और घर्षण पैदा होता है उसे संघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये 12 होते हैं, आपका दिया गया है अ आ ई उ ऋषि ए ओ औ 12 दिया गया आपका। इसी में हम लोग पेज नंबर 17 पर चलते हैं और समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। और इसमें देखिए क्या है, पेज नंबर व्यंजन, यहाँ सारे व्यंजन दिए गए, 22 व्यंजन दिए गए हैं जो कि सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, और बाकी आपका अघोष वर्ण के अंतर्गत बताया जाएगा। आप यहाँ बुक में अच्छे से देख लेंगे। जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता उसे अघोष वर्ण कहते हैं। कहने का तात्पर्य, जब हम बोलते हैं हमारे मुंह में कहीं रगड़ नहीं होती, हवाएं जो गर्म नहीं निकलती, ये हमारे वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। जो कि कंठ से सीधे देखिए क ख च, ये सब ऐसे वर्ण है जो कि हमें बोलते समय गले में कंपन नहीं होता। उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन। अल्पप्राण क्या है देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है, ध्यान दीजिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगता है तथा कम वायु की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब ऐसा वर्ण जब बोलेंगे हम, इनको बोलने में कम समय लगेगा और कम वायु की आवश्यकता होती है,
ऐसे वर्ण जो है अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका है महाप्राण व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में प्रयोग होती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसा कि आपका दिया गया है ख, घ, छ, झ, यहाँ सब सारा दिया गया है। आप देख लीजिए पेज नंबर 17 में हम लोग पहुंच गए हैं। इसके आगे आपका है अभ्यास प्रश्न, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसको आप अच्छे से इस लेसन को अच्छे से रिवाइज करिएगा। इसमें कुछ नए शब्द आ गए हैं आपका, जैसे अल्पप्राण, महाप्राण, संयुक्ताक्षर, ये सब सारे आपको बहुत ध्यान देने की बात है। आप इस पर ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम आपको इसके बाद बताएंगे।